हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है, जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था देसी रियासतों के बारे में, वहीं से आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था कि जो देसी रियासत थे वो आकार और हैसियत दोनों में ही अलग अलग थे। यानी आकार में देखा जाए तो कुछ जो देसी रियासतें थी लाइक हैदराबाद हो गई या कि जम्मू कश्मीर हो गई या भोपाल हो गई या त्रावणकोर हो गई, ये जो रियासतें थी ये यूरोप में जो देश हैं उनके बराबर तक थी। यानी आकार में उनके बराबर थी, उनके क्षेत्रफल में जैसे जो एरिया वाइज उनके बराबर तक थी। और वहीं अगर हैसियत की बात की जाए तो हैसियत में भी जो कुछ रियासतें थी बहुत ज्यादा अमीर थी। लाइक हैदराबाद के जो निजाम थे वो सबसे ज्यादा रईसों में से उनकी गिनती होती थी। और वहीं कुछ रियासत जो थी उतनी ज्यादा रईस नहीं थी। और कुछ जो रियासतें थी उनके अंडर में सिर्फ 2-3 दर्जन गांव ही आते थे। तो इस तरीके से रियासतों में भी बहुत ज्यादा अंतर था। कुछ जो रियासतें थी वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रभाव से ही उत्पन्न हुई थी। लाइक हैदराबाद का जो आसफ जाह वंश था वो मुगल साम्राज्य की तरह ही वो हैदराबाद की स्थापना हुई थी। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? चिनकिलिच खान, जिसे निजाम के नाम से जाना जाता है। यानी पारंपरिक तौर पर उसे निजाम के नाम से जाना जाने लग गया था। तो वो हो गया हैदराबाद। और अगर देखा जाए तो कुछ रियासत ऐसी थी जहां पर मुस्लिम का कोई प्रभाव ही नहीं था। लाइक कूच बिहार या कि फिर गढ़वाल जो हिमालय की तलहटी में स्थित थे। तो इस प्रकार से जो देसी रियासतों में भी बहुत सारा अंतर था। लेकिन इतिहास में उनमें चाहे कितना भी अंतर हो, यानी देसी रियासतें चाहे किसी प्रकार की हो, 20वीं सदी में ये जो देसी रियासतें थी पूरी की पूरी तरह से, यानी जो देसी रियासतों की ताकत थी या कि जो उनका स्वरूप था वो पूरा अंग्रेजों के ऊपर निर्भर करता था कि अंग्रेज ही डिसाइड करेंगे कि उनकी ताकत रहेगी कि नहीं रहेगी, या कि उनका स्वरूप रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं उनका विलय तो नहीं कर लिया जाएगा, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में तो नहीं मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश इंडिया में तो नहीं मिला लिया जाएगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा? अंग्रेज ही डिसाइड करेंगे। ये था तो 20वीं सदी में। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अंग्रेज हमारे देश में आए कैसे थे? अंग्रेज हमारे देश में आए थे व्यापार करने, यानी ट्रेड करने वो आए थे। व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करने आए थे, क्योंकि जो मसालों के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करने, क्योंकि इससे पहले यूरोप की जो दूसरी कंपनीज थी वो भारत में आ चुकी थी और वो व्यापार कर भी रही थी और उन्हें उसका अच्छा खासा प्रॉफिट में मिल रहा था। लाइक पोर्तुगीज कंपनी आई, डच कंपनी आई और फ्रांस की कंपनियां भी आ रही थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजी जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें भी ऐसा लगा कि भाई हमें भी भारत के साथ व्यापार करना चाहिए, वहां व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहिए, व्यापार पर मोनोपोली स्टेब्लिश करनी चाहिए, वहां पे डोमिनेंस करना चाहिए, ताकि वहां से भी हम प्रॉफिट कमा सके। और चूंकि ये मिर्च मसालों की डिमांड तो हमारे देश में भी अच्छी खासी है, यूरोप में अच्छी खासी डिमांड थी, क्योंकि ठंड का मौसम रहता था और मिर्च मसालों के बिना कुछ हो नहीं सकता था। और वहां पे मिर्च मसाले, नमक, ये सब बहुत ज्यादा महंगे बिकते थे। तो इस कारण जो अंग्रेज यहाँ पर भारत में आए थे व्यापार करने, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि वो देश पर उन्होंने शासन ही करना शुरू कर दिया। यानी अगर देखा जाए तो बक्सर के युद्ध से लेकर 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों का यहाँ पर एक छत्र शासन था। यानी यहाँ पर एक छत्र शासन स्थापित किया था अंग्रेजों ने, एक तरीके से देखा जाए तो। अगर इसके अलावा और अगर हम बात करें तो अंग्रेजों की बात करें तो आखिरकार ये अंग्रेज अपना शासन स्थापित कैसे कर पाए थे? अंग्रेज अपना शासन स्थापित कर पाए थे चूंकि देखा जाए तो उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर पड़ गया। कोई भी मुगल शासक औरंगजेब के जैसे बहादुर नहीं निकले, तो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, मुगल एम्पायर खत्म हो गए। तो जिसके कारण जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान में अपनी जड़ जमाने में बहुत ज्यादा आसानी हुई, बहुत सहूलियत मिली और यहां पर उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया, यहां पर शासन किया और लंबे समय तक, यानी 200 सालों तक ऑलमोस्ट उन्होंने यहां पर शासन किया था, एक छत्र शासन। अब जब यहां पर अंग्रेज आ गए तो उन्हें जरूरत थी कुछ सहयोगियों की, क्योंकि अगर आपका देश पर कंट्रोल तभी होगा जब आपके कोई सहयोगी होंगे। तो यहां पर इन्होंने देसी रियासतों को अपना रणनीतिक सहयोगी बनाया, ताकि जो उनके साझा दुश्मन थे, साझा दुश्मन कौन था? फ्रांसीसी थे, ताकि साझा दुश्मन फ्रांसीसियों से टक्कर ली जा सके, क्योंकि फ्रांसीसी उन्हें कंपटीशन दे रहे थे। तो उनसे वो टक्कर लेने के लिए वो देसी रियासतों के साथ वो जुड़े। अब अंग्रेजों ने देसी रियासतों के साथ कुछ इस प्रकार की संधि की जिसके कारण देसी रियासतों ने
अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति मान लिया, अंग्रेजों को सुपर पावर मान लिया कि भाई अब अंग्रेजों से बढ़कर सुपीरियर कोई भी नहीं है देश में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देसी रियासतों के पास जो राजा महाराजा हैं, कानूनी रूप से तो वो अपने जो सूबे के वो सर्वोपरि थे, यानी कानूनी रूप से तो सूबा उनके पास था, देसी जो रियासत थी उनके पास थी, लेकिन वास्तव में उनके जो मेन जो रियासत के मेन थे वो अंग्रेज हो गए। चूंकि मंत्रियों की नियुक्ति, जो भी मंत्री होंगे, जो भी मिनिस्टर की नियुक्ति होगी, जो भी उनको, और या की जो उत्तरदायित्व की नियुक्ति थी या कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति थी, तो मंत्रियों की नियुक्ति और उत्तराधिकारियों की नियुक्ति, ये दोनों की नियुक्ति का काम किन लोगों ने ले लिया? अंग्रेजों ने अपने ऊपर ले लिया कि अब इनकी उत्तरदायित्व, यानी अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेंगे अंग्रेज। तो वो अपने हिसाब से इनको अपॉइंट करते थे, अपने कुछ मंत्रियों की नियुक्ति कर देते थे इनके रजवाड़े, इनके रियासतों में अंग्रेजों की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देसी रियासतों को सैनिक सहायता तथा प्रशासनिक सहायता देने के नाम पर ये मोटी मोटी कमाई कर रहे थे। अब प्रशासनिक सहायता में कैसे मदद कर रहे थे? इनका कहना था कि देसी रियासतों को प्रशासनिक कार्य करने में सहूलियत नहीं होती, यानी प्रशासनिक कार्य करने में वो आसानी से अपना प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकते, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से नहीं चला सकते। तो हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में उनकी मदद करेंगे, हम उन्हें सिखाएंगे कि इस प्रकार से अपने प्रशासन को अच्छे से चलाया जा सकता है। लेकिन इसके बदले में हमें मोटी रकम चाहिए, इसके बदले में आप हमें पैसे दे दो। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम सैनिक सहायता भी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में भी हमें पैसा चाहिए। सैनिक सहायता देने का मतलब कि आप अपनी सुरक्षा करने के लिए, आप अपने आप को सिक्योरिटी देने के लिए आप खुद ही सक्षम नहीं हो, यानी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं कि आप खुद ही अपने आप को सुरक्षित रख सको, तो हम आपको सैन्य सुरक्षा भी देंगे, लेकिन इसके बदले में भी हम आपसे पैसे लेंगे। तो इस प्रकार की कुछ पॉलिसी अपनाई थी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की कुछ पॉलिसी इस प्रकार की थी कि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले अपने पड़ोसी को सुरक्षित रखना जरूरी है, अपने जो नेबर है उनको सुरक्षित रखना जरूरी है। क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी आएगा बाहर से, वो आक्रमण करेगा तो सबसे पहले आपके पड़ोसी के ऊपर आक्रमण करता है, और अगर वहां जीत जाता है तो फिर आपके सीमा में घुस सकता है, आपके बॉर्डर में घुस सकता है, और आपको भी वो क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम अपने पड़ोसी की ही सीमा को सुरक्षित कर दे तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसी कारण उन्होंने देसी रियासतों के सैनिक सहायता दी कि भाई अगर कोई भी आक्रमणकारी अगर आक्रमण करता है तो हम वहीं से उन्हें हराकर भेज सके। यही कारण था कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों को डर लग रहा था कि भाई रसिया एंड फ्रांस के बीच दोनों एक एग्रीमेंट के तहत जुड़ गए, रसिया और फ्रांस एक संधि के तहत जुड़ गए और अब वो भारत की तरफ आक्रमण कर सकते हैं। तो हमें क्यों ना जो भारत की सीमा है, जो उत्तर पश्चिम सीमा है, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किसका शासन था? महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। तो उनके साथ हम संधि कर ले, ताकि अगर वो आक्रमण करते हैं तो उनके आक्रमण को हम विफल कर सके, उनके आक्रमण को हम सक्सेस ना होने दें। तो ये उन्होंने कुछ पॉलिसीज अपनाई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन संधियों के कारण देसी रियासतों को कई बार अपने भूभाग भी देने पड़ते थे, कई बार अपने सूबे के कुछ क्षेत्र भी देने पड़ते थे। इनमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर आप देखें तो काठियावाड़ था और दक्षिण के दो सूबों के अलावा किसी भी देसी रियासतों के पास अपने समुद्री तट नहीं थे, किसी भी देसी रियासतों के पास अपना कोस्ट नहीं था, किसी भी देसी रियासतों के पास अपने बंदरगाह पोर्ट नहीं थे। और आर्थिक वजह से, क्योंकि आर्थिक यानी इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंट थे ये देसी रियासतें अंग्रेजों के ऊपर, इसके कारण और ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, क्योंकि इन्हें एक तरीके से कच्चा माल भी देसी रियासतों को अंग्रेजों द्वारा ही मिलता था, ब्रिटिश इंडिया द्वारा मिलता था। और अगर देखा जाए तो औद्योगिक उत्पादन, जो औद्योगिक उत्पाद थे वो भी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था या कि जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होते थे वो भी ब्रिटिश इंडिया द्वारा ही होते थे। तो इसका बहुत ज्यादा निर्भरता देसी रियासतों की अंग्रेजों के ऊपर हो गई थी। अब जो बड़े बड़े देसी रियासत थे उन्हें अपनी खुद की वो रेलवे चला सकते थे, अपनी खुद की मुद्रा रख सकते थे, यानी अपनी खुद की करेंसी चला सकते थे, और अपनी खुद की मोहरे भी रख सकते थे, मोहरे भी चला सकते थे, और इसका अधिकार अंग्रेजों ने उन्हें दिया था। इनमें से कुछ एक जो रियासत थी
वो क्या अपने यहाँ औद्योगिक केंद्र बनाकर रखे थे, यानी उद्योग धंधे वहां पे थे। और कुछ एक रियासत में आधुनिक शिक्षा की भी व्यवस्था की थी, यानी यूनिवर्सिटीज भी थी। लेकिन एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने 20वीं सदी में उसने रियासतों का दौरा किया, और दौरा करते टाइम उसने पाया कि ये जो राजा महाराजा हैं, ये जो रियासतें हैं, ये एक दकियानूसी अयोग्यताओं की गर्त में डूबे हुए, यानी ये बहुत अयोग्य हैं और ये वही पुरानी सोच के ये बने हुए। और जो कांग्रेस थी, जो भारत की जो प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस, वो भी देशी रियासतों के बारे में कुछ इस प्रकार का सोचती थी। कांग्रेस 1920 से ही देशी रियासतों के ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप अपने यहां जन प्रतिनिधित्व, या कि आप अपने यहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत करिए, यानी आप अपने यहां पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की शुरुआत करिए। आप अपने यहां रिप्रेजेंटेटिव को चुनने दें ताकि उनको जनता चुने, ताकि वहां जनता के बीच से कोई लीडर उठ के आए। तो ये 1920 से ये कांग्रेस डिमांड कर रही थी। कांग्रेस के तले ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन भी हुआ था। कांग्रेस के झंडे तले ही काम कर रहा था ऑल इंडिया पीपुल कॉन्फ्रेंस, स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस काम कर रहा था। अगर बात की जाए तो अपने स्वर्णिम दिनों में भी अगर बात की जाए, जो देशी रियासतों का जो गोल्डन ईरा था, उस टाइम पर प्रेस ने कभी इन्हें बख्शा नहीं था। देशी रियासतों को प्रेस ने कभी नहीं बख्शा था। प्रेस के मुताबिक ये जो देशी रियासत थे, ये जो राजा महाराजा थे, ये गैर जिम्मेदार थे, यानी इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये जनता के प्रति कुछ भी अकाउंटेबल नहीं थे, अनैतिक थे, इनके अंदर कोई भी एथिकल वैल्यूज नहीं थे, घोड़ों को रेस वाले थे कि ये हमेशा घोड़ों के रेस में लगे रहते थे, दूसरों की बीवी के शौकीन, या कि यूरोप में छुट्टी मनाने वाले के रूप में इन्हें चित्रित किया जाता था। प्रेस का कहना था ये। इस तरीके से वक्तव्य इनके बारे में प्रेस करते थे, इस तरह से उन्हें आलोचना करते थे, उनका क्रिटिसाइज करते थे देशी रियासतों को। और अंग्रेज, चाहे आप बात कर लीजिए कांग्रेस की, चाहे आप बात कर लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ही देशी रियासतों के बारे में एक ही टाइप की सोच रखते थे कि देशी रियासतें हैं, या कि ये जो राजा महाराजा है, अपने जो दैनिक कार्य है, जो प्रशासन के जो डेली की एक्टिविटी है, इसे भी करने में बड़ी ही ज्यादा इग्नोरेंस दिखाते थे, नजरअंदाज करते थे देशी दैनिक प्रशासनिक कार्यों में भी। अगर देखा जाए तो इनमें से बहुत कुछ सही भी था, जो इनके ऊपर इल्जाम लग रहे थे, बहुत कुछ सही भी था। लेकिन कुछ देशी रियासत इनकी अपवाद भी थे, कुछ एक्सेप्शन भी थे। लाइक अगर आप बात कर लीजिए मैसूर की, या कि बात कर लीजिए बड़ौदा की, तो मैसूर और बड़ौदा में क्या हुआ था, मैसूर और बड़ौदा अपने यहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था, मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। उन्होंने अपने यहाँ जातिवाद का विरोध किया था। और कुछ रियासतों ने तो अपने यहाँ जो पारंपरिक रूप से जो नृत्य होती थी, जो कला होती थी, उसे भी प्रशिक्षण दिया था, उसे भी संरक्षण दिया था। तो इस प्रकार से देशी रियासतों ने काम किया था। खैर जो भी हो, ये देशी रियासत चाहे सही हो या गलत हो, चाहे ये गैर जिम्मेदार हो या कि अपनी जनता के प्रति कुछ जवाबदेह हो, या कि ये तानाशाह हो, या कि डिक्टेटर हो, या कि आंशिक रूप से लोकतांत्रिक हो, या कि थोड़ी बहुत ये डेमोक्रेटिक हो। 40 के दशक में ये पूरी देशी रियासतों को इस बात का डर सता रहा था कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए और भारत आजाद हो गए, तो अब ये देशी रियासतों का भविष्य क्या होगा। क्योंकि 1946 के पूर्वार्ध में, यानी 1946 के समय में, उससे पहले क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया थी, वहां पर चुनाव की एक लंबी श्रृंखला चली थी, यानी वहां पे इलेक्शन लगातार हुए थे। लेकिन इन इलेक्शनों में देशी रियासत अपने आप को पूरी तरीके से अलग रखे थे, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं किया था देशी रियासतों ने। तो वहां की जो जनता थी, वहां की जनता भी ये देशी रियासतों के प्रति वो बहुत ज्यादा विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि देशी रियासतें क्यों उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दे रही, क्यों उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार नहीं दे रही। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये रियासतों की जो संवैधानिक स्थिति थी, ये भी संदिग्ध में थी। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इनकी क्या है, स्थिति क्या है। इसके अलावा देखा जाए तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तब उसने अपने आप को हिंदू और मुसलमान के प्रश्न तक सीमित रखा। अपने आप को उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रश्न तक सीमित रखा।
उसने देसी रियासतों के बारे में कुछ भी नहीं कहा 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया। इसके अलावा 20 फरवरी 1947 में जब ब्रिटेन की सरकार द्वारा यह अनाउंस किया गया कि अब हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे, अब भारत आजाद हो जाएगा, तो उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा चतुराई से उन्होंने देसी रियासतों के प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया। और फाइनली जब 3 जून 1947 को जब अंग्रेजों ने यहां से बिल्कुल घोषणा कर दी कि अब से यहां से अंग्रेजों का साम्राज्य खत्म होता है, अब ब्रिटेन का जो साम्राज्य था वो भारत से खत्म होता है और अब हिंदुस्तान आजाद होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और 15 अगस्त को उन्हें आजादी मिल गई थी, जून 1947 के जब उन्होंने किया था अनाउंसमेंट। तो उसके बावजूद देसी रियासतों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। इससे अब देसी रियासतों को यह लगने लगा कि अब देसी रियासत क्या है कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो इस देश में वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, अपने आप का एक अलग आजाद देश भी बना सकती है, अलग अलग देशों में एक उनका भी देश होगा, ऐसा उन्हें लग रहा था। तभी खतरे की घंटी बजी। उस समय ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू ये जो देसी रियासतें थे उन्हें बहुत ज्यादा चिड़े हुए थे। वो जो देसी रियासतें अपने आप को पूरा देश बनाने के लिए और अपने आप को एक संवैधानिक राजा बनाने की जो कोशिश कर रहे थे उससे चिड़े हुए थे। और कांग्रेस ने सौभाग्य से ये जो देसी रियासतों का मसला था और प्रशासनिक कार्यों में जो सख्त माने जाते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में सख्त माने जाते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि भाई अब आप प्रशासनिक कार्य को संभालिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक कार्य को संभाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशासनिक कार्य में बिल्कुल सख्त माने जाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये 1947 के बसंत ऋतु में कई अनेक पार्टियां दी, देसी रियासतों को उसमें इन्वाइट किया और राजाओं महाराजाओं से कहा कि आप संविधान बनाने में, आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी मदद करें तथा अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधियों को जो आपके यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उन्हें संविधान सभा में भेजिए ताकि संविधान बनाने में आसानी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देसी रियासतों के दीवानों को, जिनके पास पावर थी, जो वास्तविक में शासक थे, वो दीवानों को लेटर लिखा, खत लिखा, पत्र लिखा और पत्र के जरिए उन्होंने कहा कि भाई वो भारत के साथ विलय कर ले, भारत के साथ मर्ज कर ले, कांग्रेस के साथ वो तालमेल बिठा ले, क्योंकि अब कांग्रेस ही भारत में आगे शासन करने वाली है। तो इस प्रकार से वो बोल रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बीकानेर के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीकानेर के महाराज और बीकानेर के जो दीवान थे उनका क्या स्टैंड था, फिर उसके बाद जोधपुर का क्या था, त्रावणकोर का क्या था। तो इसके बाद हम और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो ये डिस्कशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर ये आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं देन लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं देन उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कुछ कमेंट करना है देन कमेंट भी करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।